तो सुनो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायो एनर्जेटिक्स में आप पढ़ेंगे क्या। वैसे तो मैं ऑनलाइन क्लास का बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है तो मुझे ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हारी बेस बन जाए यहाँ पर ही। उसके बाद में जो तुम्हें प्रोसेसेस है ना, वो मैं कल ही तुम्हें सारी लाइव एक ही क्लास में समझा दूँगी। 3 प्रोसेसेस रह जाएंगे, तो तुम्हारा ये चैप्टर इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको 2 फाइलम और भेजूँगी, शाम तक या रात तक, वो भी पढ़ लेना, ठीक है, ताकि तुम्हारा लॉस ना हो बिल्कुल भी। अच्छा, तो बायो एनर्जेटिक्स, बायो means life, energetics mean the process which give energy to the life. Bioenergetics is a branch of biology which deals with the production of energy inside the living organisms. ठीक है, आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा अब तक तुम्हें डेफिनेशन से कि हमारे पास जो बायो एनर्जेटिक्स है ये हमें बताती है कि किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हम वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ रहे डायरेक्टली, मैं तुम्हें पहले कुछ बातें माइंड में बिठाना चाह रही हूँ। बेटर ये होगा कि तुम जो हो वो अपने पास कोई कॉपी वगैरह खोल लो। अब देखो मेरे पास जो चीज़ है वो क्या है, मैं अभी बायो एनर्जेटिक्स है। तो बायो एनर्जेटिक्स में हमने क्या पढ़ना है कि हमारे पास किस तरीके से क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है किसकी, एनर्जी की। मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा हो तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, बायो एनर्जेटिक्स में प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है। अब एक और बात याद रखना कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास। एक है मेरे पास प्लांट्स और दूसरे मेरे पास कौन है, एंड मेरे पास कौन है, और मेरे पास है एनिमल्स। अब भाई प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी प्लांट्स में अलग तरीके से है, एनिमल्स में अलग तरीके से है। अगर मैं बात करूं प्लांट्स की तो मेरे पास क्या होगा, प्लांट्स में ये होगा कि मेरे पास प्लांट्स क्या होते हैं, आपको पता है ना, हमारे पास ऑटोट्रोफ होते हैं। तो ऑटोट्रोफ्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि हमारे पास सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं किस चीज़ में, हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन में या हमारे पास एनर्जी फॉर्मेशन में। ठीक है, तो प्लांट जो होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते कि कोई उनको आकर खुराक तैयार दे। ठीक, अब वो क्या करते हैं, वो टैग करते हैं, किस चीज़ को टैग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टैग करते हैं, और किस चीज़ को लेते हैं, और मेरे पास वाटर को ले रहे होते हैं। उसके अलावा क्या होता है उनके पास एक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसे हम क्या कह रहे थे, हमने उसे क्या कहा था, बोलो, क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये 3 तरह के पिगमेंट्स हैं। ये सब तो ठीक है भाई, ये तो मुझे सब क्लियर हो गया कि 3 तरह के पिगमेंट है। लेकिन अगर तुम याद करो तो मैंने जब तुम्हें सेल ऑर्गेनेलीज एंड टिश्यूज वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट होता है, याद है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास स्टॉक ऑफ दिस सेल्स रखे हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे पास ग्रेना थे। ठीक है, ग्रेना थे, वो आपस में एक स्टॉक बनाते थे जिसे हम ग्रेनम कहते थे। उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती थी जिसे हम कहते थे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। उसके अलावा हमारे पास टूनोप्लास्ट, वो एक कवरिंग होती थी जो कि किस पे होती थी, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होती थी। ठीक है, उसके अंदर एक स्ट्रोमा होता था जो कि फ्लूइड होता था, जो कि मोस्टली वाटर होता था। याद है, पूरा स्ट्रक्चर मैंने रिवाइज कर लिया। अभी ही जाकर इंटरनेट से क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर सर्च करके एक बार देख लो, तुम्हारे माइंड में वो पूरी बातें आ जाएगी जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी। ठीक, वहां पे मैंने एम्फसाइज ही इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे जो कहानी है वो क्लोरोप्लास्ट के इर्द गिर्द घूमेगी। बेटर है कि जाकर देखा हो। सही, आगे अगर हम देखें भाई एनिमल में क्या होता है, तो एनिमल्स में ये होता था हमारे पास कि एनिमल के अंदर, एनिमल पहली चीज तो क्या है, ये हेटेरोट्रॉफ है ना। अब अगर कोई चीज हेटेरोट्रॉफ है, इसका मतलब वो किससे एनर्जी लेगी, टेक एनर्जी फ्रॉम अदर्स, टेक फ्रॉम अदर, या फिर हम कहते हैं रिलाई ऑन अदर। ठीक है, टेक फ्रॉम अदर्स, क्या लेगी अदर्स से, हमारे पास एनर्जी लेगी। अब मैं इतना ब्रीफली नहीं बता रही, लेकिन आपको सब पता है। ठीक है, तो आप अपने माइंड में डेफिनेशंस को अच्छे से फिक्स कर लो। अब हम बात करते हैं कंप्लीटली किसकी, प्लांट्स की, सॉरी, सिर्फ प्लांट्स की बात करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जो कि दोनों में होती है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। ठीक, तो पहले हम प्लांट्स की बात यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि लाइट जो है वो आकर टकराती है क्लोरोफिल से,
इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट कैसे आती है? फ्रॉम द सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। याद है? स्टोमेटा हमारे पास दो सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स, दो गार्ड सेल्स होते हैं जिनके मिलने से मेरे पास स्टोमेटा बनता है, लीव्स के अंदर होता है। और जो प्लांट्स हमारे पास वाटर में रहने वाले होते हैं उनके अपर सरफेस पे होता है, जो ड्राई एरियाज में होते हैं उनके लोअर सरफेस पे होता है। उसके बाद हमारे पास उसके ऊपर वैक्सी कवरिंग नहीं होती, इसीलिए वहां से ट्रांसपायरेशन भी हो सकती है। गटेशन, अच्छा गटेशन यहाँ से नहीं होती, गटेशन कहाँ से होती है? वो हमारे पास किससे? हाइड्रा थॉट से होती थी। ठीक, माइंड में हर चीज को क्लियर करना है। डन। अब आपने क्या देखना है कि भाई हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड हवा से स्टोमेटा के जरिए आई। आपकी बुक में ना बस एक वर्ड और यूज हुआ है जो कि मैंने पिक्चर बना ली है एक, तो उसी में दिखा देती हूँ। ये देखो, तुम्हारी बुक में ये चीज यूज हुई है कि हमारे पास ये जो पूरा ये ना स्टोमेटा है, ये देखो, ये रहा स्टोमेटा जो कि दो गार्ड सेल दिखाए हुए हैं, अभी कट करके दिखाए हैं, लेकिन ये गार्ड सेल जो थे ना, ये यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा यहाँ से बंद हो जाता है। अभी कर्सर से घूम नहीं पा रहा, तो ये इस तरीके से यहाँ से ना, यहाँ से यूं घूमकर इसके साथ दोनों जुड़ जाते हैं यहाँ पे। अब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगी, उन्होंने बस एक वर्ड यूज किया हुआ है। देखो, जो बाहर की लेयर होती है ना उसे कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, लेकिन जो अंदर के सेल्स होते हैं ना प्लांट के अंदर के, उसे कहते हैं मीजोफिल सेल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टोमेटा कहाँ होता है, तो आप बोलोगे वो तो होता है एपिडर्मिस पे। बात समझ आ रही है? लेकिन हमारे पास जो क्लोरोफिल है ना, वो मीजोफिल्स में होता है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे स्टोमेटा से होकर मीजोफिल सेल्स के अंदर जाना पड़ेगा, तभी जाके क्लोरोफिल के पास पहुंचेगी। माइंड में क्लियर हुई बात? नहीं भी हुई, हम जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगी। अभी हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे भी। ठीक, मैं तुम्हें ओवरव्यू इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो। देखो, गार्ड सेल्स जो कि हमारे पास स्टोमेटा के अंदर सेल्स होते हैं उन्हें गार्ड सेल कहा जाता है। सही, अब आगे चलते हैं। हमारे पास अभी क्या क्या हमने बातें जो डिस्कस कर ली, ठीक, उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ। देखो, हमारे पास असल चीज़ क्या है, हमें क्या चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि यार तुम्हें एक दुकान पे जाना है, तुम दुकान वाले को क्या दोगी कि वो तुम्हारा काम करे, तुम्हें चीज़ दे? या अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे जानने वाला नहीं है, वो क्यों तुम्हारे लिए काम करे? तुम उसे पैसा दोगी ना। सिंपल चीज़ है। हमारी बॉडी को भी क्या चाहिए? पैसा, एटीपी चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी को, एनिमल्स की, प्लांट्स की बॉडी को काम करने के लिए चाहिए एटीपी। अगर मैं बात करूं प्लांट्स की पहले ही, तो मैं बोलूंगी प्लांट्स के अंदर क्या बनते हैं? मेरे पास कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अब तुम बोलोगी मिस का भाई कार्बोहाइड्रेट तो नहीं बनते, शुगर बनती है। अरे भाई, हमारे पास जो प्लांट, अब शुगर किसकी टाइप है? कार्बोहाइड्रेट की ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सेल्यूलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। तो प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेके ग्लूकोज बनाता है, तो ग्लूकोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब ये बात भी याद रख लेना कि जब हमें पता है कि जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत हो जाता है तो हम उसे स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन प्लांट स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लेकिन अब तो वो ग्लूकोज नहीं रहा ना। अब मुझे क्या पता है कि प्लांट जो है वो सुबह के टाइम तो अपना खुराक के लिए कर रहा है, लेकिन जब थोड़ी दोपहर का टाइम होता है तो वो इतनी ज्यादा ग्लूकोज बनाता है, तो मैं पता है कि बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च बना लेगा ना, अपनी स्टोरेज करेगा कि भाई मैं अपनी जिंदगी में जो है आगे काम आएगी मेरे। तो भाई हम कहते हैं सिंपल कि हमारे पास जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो क्या बनाता है? वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। समझ आई? फिर उसी कार्बोहाइड्रेट को रिस्पायरेशन के प्रोसेस के जरिए तोड़ता है। याद है मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द क्लोरोफिल। लेकिन जब मैंने आपको रिस्पायरेशन बताया था तो मैंने आपको ये कहा था कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू कैटाबोलाइज या टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो सिंपल बात याद आई कि हमारे पास प्लांट में दोनों होता है। हम में क्या होता है? सिर्फ रिस्पायरेशन। प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्लस रिस्पायरेशन। इट्स मीन कि प्लांट अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता तो है लेकिन वो तोड़ता भी है। अब आपको ये बात माइंड में आएगी कि भाई रिस्पायरेशन तो प्लांट में 24 घंटे थी, फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ 12 घंटे हो रही है दिन के टाइम, ठीक है, जब तक धूप है। तो यही बात मैं समझाना चाह रही थी उस टाइम, जो कि अभी आपको समझ आएगी कि फोटोसिंथेसिस उसके खुराक बनाने का अमल है, लेकिन उससे एटीपी निकालने को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगी, टूटने के बाद उससे एनर्जी निकलेगी। तो प्लांट हर वक्त रिस्पिरेशन कर रहा होता है, लेकिन वो एक ही रेट पे करता है, ना तो कभी ज्यादा होती है ना कम होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस ज्यादा और कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्लांट को बाहर से, मतलब जहाँ प्लांट बाहर आउटपुट दे रहा होता है कि दिन के टाइम ऑक्सीजन दे रहा है, रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं है। सब तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। देन ठीक है, अब प्लांट ने क्या करना है? उसे कार्बोहाइड्रेट से क्या चाहिए? एटीपी।
मैंने कहा ठीक है भाई, एटीपी क्या है मेरी? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्या होती है एटीपी? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, पैसा है ये, ठीक है, पैसे हैं, करेंसी ऑफ सेल है। अब पता है क्या होता है हमारे पास कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास एटीपी जो होती है ना, ये क्या होती है, ये जब हमारे पास बॉडी कोई काम नहीं कर रही या जैसी बॉडी को कोई काम करना पड़ गया, ठीक है, एटीपी थी पड़ी हुई, बॉडी ने कहा यार मैंने ना अपना जो प्रोटीन बनाना है वो बनाना है, डीएनए को सिग्नल भेजना है। अब डीएनए को सिग्नल कैसे जाएगा? एटीपी यूज होगी, ठीक है, हर काम में एटीपी यूज होती है। अब एटीपी यूज हो गई, वो कैसे यूज होती है कि एटीपी टूटती है और बनाती है एडीपी प्लस फॉस्फेट। एटीपी की अगर मैं तुम्हें फुल फॉर्म बताऊं, बताई वैसे मैंने होगी, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब होता क्या है कि जब हमारे पास एटीपी टूटती है तो मेरे पास बनता है एडीपी, और एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब भाई एटीपी का है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। होता यह है कि ये जो एक फॉस्फेट था ना, ये वाला, ये एटीपी, ये जो एटीपी था हमारे पास, ठीक, ये जो एटीपी था हमारे पास, ये था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो एडीपी है ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2, मतलब कि एडिनोसिन के साथ लगे हुए 3 फॉस्फेट बहुत ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है। जैसे ही उसका एक फॉस्फेट हटता है तो इतनी एनर्जी निकलती है कि वो एनर्जी इस्तेमाल होती है काम करने के लिए। पता है ना हमारे पास क्या था कि एनर्जी टू एक्सपेंड, जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे होता है, मतलब कि आपको एनर्जी देनी पड़ती है तभी कोई वर्क होता है, ठीक है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जब एनर्जी दोगे नहीं तो काम कैसे होगा? तो यही चीज होती है कि हमारे पास ये खेल होता है एक, कि एटीपी जो होता है वो टूटता है और बनाता है एडीपी और फॉस्फेट। जो एडीपी होता है वो अब एनर्जी उसमें कम हो गई, समझ आई। फॉस्फेट का मतलब होता है एनर्जी रिच एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है। जब भी फॉस्फेट किसी के साथ अटैच हो रहा है, जब अटैच होता है ना तो समझो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मेरी बात क्लियर हुई? आपको अगर किसी चीज के साथ फॉस्फेट अटैच करवाना है तो इसका मतलब आपको उसको बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी चीज से फॉस्फेट रिमूव होता है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। समझ आ रही है? एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ती है और कैटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी मिलती है। कैटाबॉलिज्म पता है ना, काटो। मेटाबॉलिज्म के 2 प्रोसेस होते हैं, एना एंड कैटा। एना मींस एनर्जी दो और चीजों को बनाओ, ठीक है। लाइक मैंने एनर्जी दी, मैंने क्लोरोफिल दिया, मैंने क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सूरज की एनर्जी दी, तब जाके क्या बना? कार्बोहाइड्रेट बना, एनाबॉलिज्म हुआ। लेकिन जब मैं रिस्पायरेशन कर रही हूँ और मैं एटीपी लगाकर अपना ग्लूकोज वापस तोड़ रही हूँ तो क्या होगा कि अब हमारे पास हुआ कैटाबॉलिज्म। तो अब एनर्जी लगेगी। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी भाई? हमारी बॉडी के अंदर तो कोई सूरज का सिस्टम नहीं लगा हुआ ना जो आकर एनर्जी दे, या हमारी बॉडी के अंदर कोई गैस वगैरह नहीं है कि बॉडी बोले कि यार चलो चूल्हा जलाते और आग लगाते एनर्जी मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो एटीपी पड़ी हुई है उसी को, फॉस्फेट को हम कैटा करेंगे, निकालेंगे। तो इस चीज को कहते हैं फॉस्फेट का निकलना ना, डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोरिलेशन, जब भी डीफॉस्फोरिलेशन होती है तभी एनर्जी निकलती है, ये बात रट लेना, ठीक है। When ATP is dephosphorylized, it form ADP plus phosphate and give a huge amount of energy, ठीक है, समझ आई? प्लस अच्छा, ये 7.3 किलो जूल होती है, आई थिंक किलो जूल, या यूनिट कंफर्म कर लेना बुक से, मुझे अभी आएगी आगे, मैं कंफर्म कर दूंगी। 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल आई थिंक निकलती है। इतनी एनर्जी हमारे पास निकल रही होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ये, ठीक है। तो ये एनर्जी निकलती है। अब मैंने क्या कहा? एटीपी ब्रेक डाउन इंटू एडीपी प्लस फॉस्फेट। तो हमें पता चला कि फॉस्फेट का निकलना एनर्जी देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फॉस्फेट के निकलने को कहते हैं डीफॉस्फोरिलेशन। तीसरी चीज़ आपको ये पता चली कि हमारे पास जो बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है
होते हैं उसके लिए हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ हमारे पास, अब एटीपी जो है वो जब भी टूटता है और हमें बॉडी में कुछ बनाना है ना, लाइक मुझे प्रोटीन बनाने हैं, मुझे कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं, मुझे लिपिड्स बनाने हैं, अब मुझे एनाबॉलिक करना है ना उनका, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी आएगी एटीपी से। ठीक है, हमारे पास होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड, अब ये भी समझ लो। ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं हमारे पास। आपकी बुक में सिर्फ 3 का डिस्कस है। सबसे पहले नाम दिया हुआ है एटीपी का, दूसरा नाम दिया हुआ है NADPH, समझ आ रही है, इसमें भी फॉस्फेट है। ठीक है, NADPH, तीसरा दिया है FADH। ये 3 कंपाउंड है जिसमें बड़ी एनर्जी है। अब एक बात याद रखना, एटीपी जो होता है ना, एनर्जी असल यही होती है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं ना, ये एटीपी को बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये जो NADPH होता है ना, ये बराबर होता है तकरीबन कितने एटीपी के बराबर होता है, ये 3 एटीपी की एनर्जी के बराबर होता है, ये समझ आई। और ये एक FADH बराबर होता है 2 एटीपी की एनर्जी के। ये बात अभी के लिए रट लो। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बायोएनर्जेटिक्स पढ़ा, हमने प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, हमने एनिमल और प्लांट के बारे में पढ़ा, हमने रिस्पायरेशन पढ़ा, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। फिर मैंने आपको एटीपी के बारे में बताया कि एटीपी के जब भी फॉस्फेट निकलता है इसे डीफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। डीफॉस्फोरिलेशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और वो इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी बॉडी का हर काम हो सकता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की फॉर्म है वो एटीपी है, और हम लोग जो खाना लेते हैं वो किस लिए लेते हैं, एटीपी बनाने के लिए। अब एटीपी हर वक्त ना, एटीपी ऐसी होती है वो बनेगी और टूटेगी, तो हमें अगर एनर्जी को भी स्टोर रखना है तो हम उसे किस फॉर्म में रखते हैं, NADH और FADH। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम अपनी एनर्जी रखते हैं, और एक FADH 2 एटीपी बनाने के काबिल होता है और एक NADH 3 एटीपी बनाने के काबिल होता है। अभी तक ये लिए सब क्लियर होना चाहिए, बाकी चीजें हम आगे करते हैं। ठीक है, चलो। अब होता क्या है कि हमारे पास क्या है, ये फॉर दीज तो हमारे पास सेल एनर्जी, द एनर्जी इज यूज एज फ्यूल ऑफ लाइफ। जैसे हमारे पास बॉडी के हर प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें बॉडी के हर प्रोसेस में चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस है उन सबके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी इज फ्यूल फॉर लाइफ। एनर्जी असल में फ्यूल होता है जिंदगी के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसे एनर्जी रिच कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि ATP, NADPH2 और FADH2। अच्छा देखो, सिंपल रखो, हमारे पास बॉडी के अंदर हर काम के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो हम अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्टोर ऑफ एनर्जी करने के लिए मुख्तलिफ कंपाउंड्स को भी यूज़ करते हैं, जिनमें से 3 एनर्जी रिच कंपाउंड का बताया है। जो ये 3 है बस ये याद कर लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। ठीक है, अब ये क्यों चाहिए हमारे पास, उसके अलावा हम अपनी बॉडी में क्या स्टोर कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर कर सकते हैं और लिपिड्स भी। अब एक बात याद रखनी है, यहाँ पे प्रोटीन हम स्टोर नहीं कर सकते, ये बात लिख कर रख लो। ये MCQs आपकी ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा कि प्रोटीन को आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, आप लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन होगी तो वो टूट के या तो कार्बोहाइड्रेट बना देगी या फिर वो लिपिड बना लेगी, समझ आ गई। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूज़ नहीं करते मॉलिक्यूल्स, लाइक some other organism which do not have ability to trap energy and its conversion obtain energy। अच्छा, यहाँ ये बात हो रही है कि जो हमारे पास एनर्जी है वो तो सबको चाहिए, लेकिन प्लांट सेल क्या करते हैं, वो खुद एनर्जी बना लेते हैं। लेकिन जो लोग खुद नहीं बना सकते वो फिर क्या करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और वहीं से अपनी एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन लिविंग सिस्टम एंड यूटिलाइजेशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज बायो एनर्जेटिक्स। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील करना, जैसे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया ना प्लांट ने, तो इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, बायो एनर्जेटिक्स में। ठीक, बायो एनर्जेटिक इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड कन्वर्जन इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम। कि बायो एनर्जेटिक्स जो होती है वो मेरे पास क्वांटिटी बताती है। क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब है क्वांटिटी बताती है कि कितनी एनर्जी ने कितना ज़्यादा कन्वर्ट किया हमारे पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे मैं बोलूँगी कि इतने टाइम तक इतनी लाइट आई थी और उसने इतनी चीज़ें बनाई, तो ये क्वांटिटी बताऊंगी ना कि इतने मोल्स ऑफ मेरे पास क्या बन रहे हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड बन रहे हैं, तो ये चीज़ मैं क्या बताऊंगी,
क्वांटिटेटिव, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन मैं बोलूँगी कि भाई इतनी एटीपी बन रही है, इतनी एनएडीपी बन रही है, इतनी एफएडी बन रही है, ये क्वालिटी हुई ना, तीनों की अलग अलग क्वालिटीज़ बता दी मैंने। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे क्वांटिटी बतानी है तो मैं तीनों को मिक्स करके उनकी एटीपी निकालूंगी। मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास 3 है एनएडी, एक है एफएडी। मैं बोलूँगी 3 है तो 3 तिया 9, एक 3 एटीपी बनाएगा ना, तो 9 एटीपी एनएडीएच से आ जाएंगे और 2 एटीपी वहाँ से, तो मेरे पास टोटल 11 एटीपी बने। तो मैंने क्वांटिटी बता दी, क्वालिटी नहीं बताई, समझ आई। ये याद नहीं करने, बस मैं तुम्हें आइडिया दे रही हूँ, ठीक। उसके बाद हमारे पास है कि जो बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताती है। तुमने आई थिंक ये पढ़ लिया है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना, कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कभी भी जनरेट या ख़त्म नहीं होती। एनर्जी कैन नेवर बी जनरेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये है हमारे पास लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसका मतलब है कि हमारे जानदारों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लिविंग मॉलिक्यूल, जैसे कि शुगर, ग्लूकोज, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसे ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलने की वजह से ग्लूकोज टूटता है और क्या निकलती है, एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। उस एनर्जी जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो उसके नतीजे में निकलने वाली एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। फिर एटीपी जब टूटता है तो मेरे पास क्या बनता है, एडीपी बनता है और फॉस्फेट बनता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक। हमारे पास 3 तरह की फॉस्फोरिलेशन होती है। कितनी तरह की, 3। सबसे पहली फॉस्फोरिलेशन वो होती है जो प्लांट्स में होती है, और कहाँ होती है, थाइलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर पहले प्लांट की जो बॉडी है उसमें पहले ही एडीपी मौजूद होगा और फॉस्फेट भी मौजूद होगा, लेकिन इन दोनों को अटैच करवाने के लिए, इनका एनाबॉलिज्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो प्लांट के अंदर वो एनर्जी कहाँ से आती है, लाइट से आती है, तो क्या बन जाता है, एटीपी। तो हमारे पास इस तरह की जो फॉस्फोरिलेशन है उसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट के आने से जो फॉस्फोरिलेशन हुई उस फॉस्फोरिलेशन को क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। सेकंड है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हुई उसके बाद फॉस्फोरिलेशन हुई। अब ये कैसे माइंड में आएगा, देखो फॉस्फोरिलेशन का मतलब है एटीपी फॉस्फेट से मिलेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी आई वो ऑक्सीजन की किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन के बाद आई। इसका मतलब कि पहले ऑक्सीजन सांस लेने में इंसानों में होती है ये वाली, ठीक है, कि सांस ली और सांस लेने से क्या हुआ, ऑक्सीजन गई, उसने ग्लूकोज तोड़ा, ग्लूकोज टूटने से जो एनर्जी निकली उस एनर्जी ने एडीपी को फॉस्फेट से मिलाया और बन गया एटीपी। इस तरह की उसमें हमारे पास ये कहाँ होती है, क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हुई है। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे ये यूज़ नहीं हुआ एनिमल्स, क्योंकि ये प्लांट्स में भी होती है, प्लांट्स में रिस्पायरेशन होती है ना, तो ये रिस्पायरेशन का एक प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक प्लेस ओनली इन दी प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें ये आपसे एमसीक्यूज आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस इन प्लांट। आपके पास ऑप्शन होंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उसके अलावा नॉन ऑफ दिस या बोथ ए एंड बी। तो प्लांट्स में दोनों होती है, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। लेकिन एनिमल्स में सिर्फ एक होती है, वो कौन सी होती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। सॉरी, एनिमल्स में सिर्फ एक ही होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तीसरी भी एनिमल्स और प्लांट दोनों में होती है, मैं इन दोनों का बता रही थी ऊपर वालों का, ठीक है। तो प्लांट एनिमल्स में ये दोनों होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, इसमें होता ये है कि जो फॉस्फेट है वो भी एक सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट और एनर्जी पूरा ही किसी दूसरे को दे दे। ये देखो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। एक एटीपी के टूटने से इतनी एनर्जी निकलती है और एक एटीपी बनाने के लिए इतनी एनर्जी देनी भी पड़ती है। मतलब इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो 7.3 किलो जूल की होनी चाहिए, और जब ये एटीपी दोबारा टूटेगा तो ये इतनी एनर्जी ही निकालेगा, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि जो फॉस्फेट है वो हमारी खुराक या कहीं बाहर से आता है, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ किसी सबस्ट्रेट से आ जाता है, और तीसरी चीज़ ये होती है कि जो एनर्जी भी देता है वो कोई सबस्ट्रेट ही देता है। जैसे एक प्रोटीन आया फॉस्फेट को पकड़ के, ठीक है, एटीपी के पास, उसे कहता है भाई मैं भी सबस्ट्रेट हूँ। सबस्ट्रेट का मतलब जो मिलके कोई चीज़ बनाते हैं ना, उसको अपनी फॉस्फेट भी देगा और थोड़ी एनर्जी भी देगा, ले तू मिल ले मेरी खैर है, समझ आ रही है। तो ये सबस्ट्रेट ही अपनी एनर्जी और अपना फॉस्फेट दे रहा है, कोई ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रही और कोई फोटोफॉस्फोरिलेशन भी नहीं हो रही। इस तरह की फॉस्फोरिलेशन को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि हम आगे बहुत लंबा टॉपिक है ये पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि सबस्ट्रेट आके देता है फोटो में, ऑक्सीडेटिव में और सबस्ट्रेट में, तीनों में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए, सही है।
ओके, उसके बाद है हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ये मैं अब नहीं बताऊंगी, अब ये खुद पढ़ लो यहाँ से ही। बाकी अभी के लिए ये वाला टॉपिक पूरा हो गया है, अब इंशाल्लाह मैं तुम्हें आगे भी भेजती हूँ।